आप ही अपनी पाठशाला पर स्वागत करता हूं अपने सभी साथियों का जो मेरे साथ में इस समय लाइव जुड़ चुके हैं और वो भी साथी जो इस सेशन को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखना चाहते हैं। सभी साथियों का स्वागत है आज की हमारी प्रथम कक्षा वर्ड मैपिंग की पर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत और सेशन की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। मेरे साथ में मेरे प्यारे साथी इस समय उपस्थित हो चुके हैं अंशी, नारायण, रुचि, भार्गव, ज्योति, कुंजन, सतवीर, निर्मला, ज्योतिका, महक, रजनी, बाला। सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग, बहुत सारा प्यार आप सभी साथियों को जो मेरे सेशन में मेरे साथ में लाइव प्रेजेंट हो चुके हैं। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि ये सेशन न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बल्कि इस दुनिया में क्या रजनी, बाला, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। हाँ भाई, मैं दिखाई पड़ रहा हूँ क्या? के लिए बल्कि इस दुनिया में क्या हो रहा ओवर एक्साइटमेंट में पता क्या हो गया हमारे साथ? आप हंसेंगे हमसे। हाँ, ओवर एक्साइटमेंट में खेला हुआ हमारे साथ अभी। क्या प्यार में हमसे बटन स्टॉप स्क्रीनिंग का दब गया। हम स्क्रीन बंद करने की कोशिश कर रहे थे, कोई नहीं, होता है, बड़े बड़े देशों में छोटी गलतियां होती हैं। चलिए सैलरी का जल्दी से पढ़ाई शुरू करते हैं। मुद्दा ये है कि भैया बात दुनिया को समझने की हो तो हमें दुनिया को बिल्कुल ग्राउंड से समझना जरूरी है। और मैं आप सबसे छोटी सी डिमांड करता हूं, छोटी सी गुजारिश ये है कि आज के सेशन में हम पहले ही ये प्रण ले लें कि वर्ल्ड मैपिंग बहुत कुछ याद करने की जिम्मेदारी है। यदि आपको ये लगता है कि नहीं सर, जैसे आपने हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई थी, कंसेप्ट दर कंसेप्ट बिल्कुल वैसे ही कंसेप्ट होंगे, सब सही नहीं होंगे। जो पुराना रूप मेरा देख चुके हो यहां बिल्कुल वैसा नहीं होगा, बिल्कुल फैक्चुअल डेटा चीजें चलेंगी। मैं पहले कह रहा हूं, जिनको सुपर बोरियर हो, खोपड़ी खुजाले की गलत फंस गए, उनसे गुजारिश है कि ये कड़वी दवा है, खानी पड़ेगी लेकिन सेहत बढ़िया बनाएगी। इसलिए आपसे पहले गुजारिश कर रहा हूं, प्रिपेयर हो जाइए मानसिक रूप से, क्योंकि यहां पर फैक्ट्स रटने की शुरुआत करनी है। और जब हम आपके साथ में फैक्ट्स रटने की बात करते हैं तो ये भी गुजारिश करते हैं कि फैक्ट्स को रटते हुए जब मैं आपसे दोबारा पूछूं तो जवाब दीजिएगा। आपको बहुत बेसिक सी बात है, पृथ्वी कैसी है ये हमने हमारे पुराने लेक्चर्स में पढ़ाई है। किस तरह की दिखती है, जियोइड शेप कैसे होता है, गोला घूमता कैसे है, दिन रात कैसे बनते हैं, सीजन कैसे बनते हैं, ये हमने पढ़ाया है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं आगे की तरफ बढ़ने की। इंसान ने अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजों को बांटना शुरू किया। ये कहानी हमने पहले भी चर्चा में लिया, आज भी बताते हैं। साथियों एक जरा विचार करें, यदि मैं आपसे ये कहूं कि आप कौन से शहर में रहते हैं, आप मुझे अपने शहर का नाम बता देंगे। मैं आपसे पूछूं कौन से घर में रहते हैं, आप उसका नंबर मुझे बता देंगे। लेकिन जरा विचार करें कि मैंने आपसे पूछा कि आपका मकान नंबर बताइए, आपने एक रैंडम नंबर बता दिया कि सर मैं 49 नंबर मकान में रहता हूं, ये मकान नंबर हो गया। लेकिन क्या दुनिया में एक ही 49 है क्या? नहीं साहब, बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा, फिर आपने किसी शहर का नाम लिया कि सर मैं जयपुर में रहता हूं, क्या पूरी दुनिया में जयपुर एक ही है क्या? नहीं साहब, एक दो गूगल पे सर्च मारोगे और हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि दुनिया में सेम नाम की चीजें, सेम नंबर की चीजें मिल सकती हैं। सर मैं इंडिया में रहता हूं, हाँ पता तो अच्छा दिया आपने, लेकिन इंडिया मैप पर कहां है ये तो उसी को पता होगा जिसे डायरेक्शंस पता हो कि पूर्व जाने पर है कि पश्चिम जाने पर है कि उत्तर जाने पर है कि दक्षिण जाने पर है। इसलिए इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए दुनिया को इतने छोटे छोटे खंडों में बांट दिया कि जिसमें किसी को कोई नंबर बताने की जरूरत ही नहीं है। यानी यूनिवर्सली सबको एक ही पैमाने से बांट दिया गया। यूनिवर्सली दुनिया को बांटने के इस पैमाने को हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से समझते हैं। आप पूछेंगे क्या कहना चाहते हो? हमने कहा कहना चाहते हैं कि यदि अगर एक साथ गलत शब्द प्रयोग है, यदि अमेरिका में बैठे किसी व्यक्ति को आप अपना एड्रेस देना चाहें तो जो सबसे शानदार व्यक्ति और इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा वो पता है कैसे एड्रेस देगा? जैसे आजकल आप देते हैं गूगल लोकेशन शेयर करके। आपको पता है जब आप गूगल लोकेशन शेयर करते हैं तो वो आपके कोऑर्डिनेट्स लिख करके सामने वाले को भेजता है कि सर ये इस कोऑर्डिनेट पर रहता है, ये इस लैटिट्यूड पर, ये इस लैटिट्यूड पर रहता है। यानी कि ये तो खोज गजब थी दुनिया को लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर बांटने की। ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होते हैं? अर्थ को सीधी रेखा में अगर बांटा जाए, लंबी रेखा से बांटा जाए लॉन्गिट्यूड, लिटाकर बांटा जाए लैटिट्यूड। इस पर ज्यादा जानकारी चाहिए पुराने सेशंस हमारे देख लीजिए, हमने खूब सारा उसमें कंटेंट दिया है। जो आज हमारे नए साथी जुड़े हैं जिन्हें आज से पुराने लेक्चर्स का एक्सेस अवेलेबल नहीं है, चिंता ना करें, जल्दी आपको भी वो पुराने लेक्चर्स एक्सेसिबल हो जाएंगे। फिलहाल इतना जो मैं आज पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दें। ये रहा लॉन्गिट्यूड, ये रहा लैटिट्यूड। अच्छी बात है सर। सिर्फ बात बताइए, ये जो हमको आपने लेती हुई रेखा बताई इसके बारे में आपने कहा कि इससे दुनिया को समझने में बड़ी आसानी हुई। कैसे? मैंने कहा देखो, अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो तो किसी व्यक्ति को केवल आपको इतना ही तो बताना है। क्या बताना है? कि भैया देखो, मैं एक ऐसे गोलार्ध में रहता हूं जो कि पूर्व की तरफ स्थित है, मैं एक ऐसे गोलार्ध में रहता हूं जो पश्चिम की तरफ है, मैं एक ऐसे गोलार्ध में रहता हूं जो उत्तर की तरफ है, मैं एक ऐसे गोलार्ध में रहता हूं जो दक्षिण की तरफ है। आप से कुछ लोग माथा पकड़ लेंगे, ये गोलार्ध क्या होता है महाराज? हेमिस्फीयर। ध्यान से सुनिएगा, ये पूरी की पूरी बॉडी स्फेरिकल है। इस स्फेरिकल बॉडी को अगर मैं यूं काट कर दो, आगे में बांट दूं, आधा आधा स्फीयर, गोले का आधा गोलार्ध। ये पूरी धरती गोला है, इस गोले का आधा कर दिया जाए, आधा बांट दिया जाए, गोला और गोलार्ध, धरती को बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, कैसे बांटे भाई साहब? आप अर्थ को ऐसे भी बांट सकते हो, ऊपर और नीचे, आप ऐसे भी बांट सकते हो, लेफ्ट और राइट। ये ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट क्या होता है? हमने कहा इसको ज्योग्राफी की भाषा में दिशाओं में व्यक्त किया गया है। क्या? ऊपर को ज्योग्राफी की भाषा में नॉर्थ कहा गया है, नीचे को ज्योग्राफी की भाषा में साउथ कहा गया है। जब व्यूअर यानी दर्शक मैप को देख रहा हो तो उसके राइट हैंड साइड को ईस्ट कहा गया है और दर्शक के लेफ्ट हैंड साइड को वेस्ट कहा गया है। दोबारा सुन लीजिए क्या बोल रहा हूं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, कुछ इस प्रकार से इसको विभक्त किया गया है। उम्मीद है आप सभी साथियों को ये बात समझ में आ गई होगी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये दिशाएं हैं और ये हमेशा ऐसे ही रहेंगी। सर किसका राइट और किसका लेफ्ट? मैंने कहा व्यूअर का, जो देख रहा है, जो मैप को देख रहा है, उसका राइट हैंड जिस तरफ है वो ईस्ट है, जो देख रहा है उसका लेफ्ट हैंड जिस साइड है वो वेस्ट है। सर किसको देखना है? हमने कहा मैप को देखना है। आपके सामने जो मैप लगा है इसे देखिए, आपके ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, आपके राइट में ईस्ट है, आपके लेफ्ट में वेस्ट है। बोले ठीक है, अगर हमने इक्वेटर के माध्यम से, ये रही इक्वेटर, इसके माध्यम से इस गोले को दो बराबर भागों में बांटा। एक भाग जो कि इक्वेटर से ऊपर, इक्वेटर बोले तो हिंदी में विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। इक्वेटर की हिंदी क्या है? भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा। भू को मध्य से काट दे, भूमध्य रेखा। बीच में लेटी हुई है, लेटी हुई है तो लैटिट्यूड, लेटी हुई है तो लैटिट्यूड। कितनी जितनी भी रेखाएं लेटी हुई हैं, चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ये सब लैटिट्यूड है। ठीक है, अच्छा इक्वेटर जिसने अर्थ को दो भागों में बांट दिया, जिसे आप भूमध्य कहते हैं, इससे ऊपर की तरफ वाला हिस्सा जो कि गोले का आधा हिस्सा है, ये गोले का आधा हिस्सा, इसे आपने कहा उत्तरी गोलार्ध। आपने इसे नाम क्या दिया? उत्तरी गोलार्ध। क्या नाम दिया? उत्तरी गोलार्ध। इसका मतलब नदर्न हेमिस्फीयर। मैं ध्यान से बता रहा हूं, देखो मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, आप में से बहुत सारे साथियों को संभव है कि ये सब बातें ऐसी लगे कि सर हमने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप तो हमको सब चीजें समझाने वाली पढ़ाने वाले थे।
मैपिंग में सारी बातें रट्टालॉजी वाली हैं, आपको रटना है, जो जितना ज्यादा रटेगा, हाँ समझाऊंगा मैं कौन सी चीज कहां है, कैसे है, ये सब समझाऊंगा, लेकिन याद आपको रखना है भाई, पेपर में आपको बैठना है भाई, आप जितना ज्यादा ध्यान रख लेंगे उस चीज को, आप उतने इंटेलिजेंट होते चले जाएंगे, दुनिया आपकी नजरों के सामने चलेगी, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। अच्छा अब देखो, इस इक्वेटर से ऊपर आधा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फीयर, मैंने क्या कहा, पूरा गोला स्फेरिकल है, उसको आधा बांट दिया, हेमी, हेमी बोले तो आधा, हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध की अंग्रेजी, दक्षिण यानी ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम चलते हैं, ये वाला हिस्सा दक्षिण की तरफ है, आधा हिस्सा है दक्षिणी हेमिस्फीयर यानी सदर्न हेमिस्फीयर, क्लियर हो गया, नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। और यदि आप इसे इस प्रकार से प्राइम मेरिडियन के थ्रू काट दें, देखिए आपने इक्वेटर के थ्रू काटा, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, यदि आपने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के थ्रू काटा, जैसे आप प्राइम मेरिडियन कहते हैं, उसके थ्रू अगर काटा तो अर्थ फिर इस प्रकार से विभक्त होती है, कैसे, इस प्रकार से, इसमें राइट हैंड साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर पूर्वी गोलार्ध और इस तरफ पश्चिमी गोलार्ध, इस तरफ पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। आपके रेफरेंस पर निर्भर करता है, अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया किधर है, आप कहेंगे नदर्न हेमिस्फीयर में है, कोई कहेगा पूर्वी में नहीं है, यानी पूर्वी हेमिस्फीयर में भी है, देख लो इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में भी है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है, इसलिए समझदार लोग कहते हैं कि इंडिया धरती के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है। दोबारा सुनिएगा, इंडिया धरती के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है। दुनिया में सबसे अच्छा प्लॉट कौन सा माना जाता है, अगर थोड़ी भी वास्तु अगर आप जानते हो तो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट को सबसे बेहतरीन प्लॉट माना जाता है। यहां पर भी कुछ वैसा ही हो रहा है, दुनिया में इस समय जो सारा के सारा जितना भी ज्ञान आ रहा है, जितना भी तरक्की आ रही है, वो सब इस नॉर्थ ईस्ट में आ रही है। ये बात अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन आप देख लीजिए, ये नॉर्थ ईस्ट के देश मिल जाए तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड वैसे ही वेस्ट फेसिंग प्लॉट खराब हो जाएगा। देख लीजिए आप, इंडिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान है, आसियान कंट्रीज है, इन कंट्रीज को मिला दिया जाए तो ये सबको पीछे पछाड़ दें। खैर आपको ध्यान रखने के लिए बताया गया है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में इंडिया निवास करता है, ठीक है। उम्मीद है आपको दिशा ज्ञान हो चुका होगा। अब आप पूछेंगे सर पेपर में कैसे पूछा जाएगा, हमको ये कैसे मालूम होना चाहिए, हमने कहा रुकिए जरा, रटने की पोजीशन तक जा रहे हैं। आप पूछेंगे ठीक है चलिए चलते हैं, सर एक बार के लिए दुनिया को गोलों में बांट दिया, इसके बाद दुनिया को केवल गोलों में बांट के खुश हो जाए, हमने कहा नहीं, इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए इन गोलों को फिर एक और क्रम में आगे बांटा। कैसे बांटा साहब, इंसान ने कहा कि कुछ लैंड फॉर्म ऐसे हैं, लैंड फॉर्म लैंड की जगह भूभाग ऐसे हैं जो अपने आप में कुछ स्पेशल फीचर रखते हैं, स्पेशल फीचर रखते हैं। उन स्पेशल फीचर्स वाले लैंड फॉर्म्स को पूरी दुनिया के अंदर 7 भागों में बांटा गया। उन 7 भागों को 7 कॉन्टिनेंट कहते हैं। 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, तो आपके सामने इधर से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये बताने की अब जरूरत नहीं होनी चाहिए, इक्वेटर से ऊपर की तरफ, चूंकि ये ऊपर की तरफ है इसलिए इसे नॉर्थ कहा गया, नॉर्थ अमेरिका, इक्वेटर से नीचे की तरफ है इसलिए इसे साउथ कहा गया, साउथ अमेरिका। आप कहेंगे सर इसका तो कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो इक्वेटर से ऊपर है, हमने कहा मेजॉरिटी को ध्यान में रखकर इसे साउथ अमेरिका नाम दिया गया है, ठीक है। ठीक है, ऊपर की तरफ नॉर्थ अमेरिका, नीचे की तरफ साउथ अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, इनकी अपनी विशिष्टताएं हैं, उन विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर इन्हें ये विशिष्ट नाम दिया गया है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से थोड़ा आगे निकले तो हमें दिखाई पड़ा अफ्रीका, ये रहा अफ्रीकी कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जिसे मानव सभ्यता का पालना भी कहते हैं, क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन कहते हैं। जितनी भी पुरानी सभ्यताएं उठाकर देखोगे तो आप पाओगे कि पुरानी सभ्यताओं का आधार स्तंभ अफ्रीका से ही शुरू हुआ है। इसके साथ साथ अफ्रीका के बारे में एक और खासियत कहते हैं कि जितनी बड़ी लैटिट्यूड्स हैं तीनों, कौन कौन सी, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अगर ये तीनों किसी एक ही कॉन्टिनेंट से निकलती हैं तो उस कॉन्टिनेंट का नाम अफ्रीका है, यानी ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से 1 2 3 तीनों ही पास होती है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही हो। इकलौता अगर कॉन्टिनेंट कोई ऐसा है जिसमें से तीनों मुख्य लैटिट्यूड पास होती हैं, उसका नाम अफ्रीका है। और देखिए, आप जब अफ्रीका देख लेते हैं, इसके उत्तर की तरफ जब आप चलते हैं तो यहां पर आपको एक कॉन्टिनेंट और दिखाई पड़ता है जिसका नाम यूरोप है। ये वही यूरोप है जिसने पूरी दुनिया पर यह बता करके कि ईश्वर ने हमें विशिष्टताओं के साथ भेजा है, यानी हमारे ऊपर ईश्वर का अतिरिक्त कृपा है, इसलिए हम अनोखे हैं, इसलिए हम यूरोपियन हैं। ईश्वर ने हमें एक विशेष कार्य के लिए धरती पर भेजा है। इसे व्हाइट मैन्स बर्डन के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों के मन में यह भाव पैदा हुआ कि गोरी चमड़ी उनकी इसलिए है क्योंकि ईश्वर के वो अवतार हैं और ईश्वर ने उन्हें दुनिया को सभ्य करने के लिए भेजा है। यही कारण है कि आज तक जब इंडिया के अंदर कोई अंग्रेज आ जाता है या कोई यूट्यूबर अपनी फोटो में किसी अंग्रेज की फोटो लगा लेता है तो हम उसे तालियों से सम्मानित करते हैं, क्या गजब कारनामा किया है। क्यों? क्योंकि हमारी 200 साल की गुलामी में अंग्रेजों ने हमारे मस्तिष्क में ये भरा कि अंग्रेजों का जो रंग है वो दैवीय रंग है। दैवीय रंग से मतलब गोरा रंग है, इसका मतलब इसको ईश्वर का कुछ विशेष स्थान प्राप्त है, ये दिव्यता के साथ पैदा हुआ है, इसके पास बड़ी सारी उपलब्धियां हैं। इस प्रक्रिया को व्हाइट मैन्स बर्डन कहा गया। इसलिए यूरोप वालों ने अपने आप को एक अलग कॉन्टिनेंट का दर्जा दिया, जहां जहां गोरे मिलते हैं वो सब अंग्रेज हैं और वो सब यूरोपियन हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपना एक विशिष्ट कैरेक्टर ढूंढा। फिर इस विशिष्ट कैरेक्टर के साथ साथ ये वाला जो पूरा की पूरा क्षेत्र था जो यूरोप की तुलना में कम समृद्ध था और जहां पर बहुत सारी विशेषताएं एक साथ थी जिनकी कोई व्याख्या नहीं थी, उसे एशिया नाम दिया गया। मतलब जिसको कोई स्पष्टीकरण, कोई पहचान ना मिली हो, वो एशिया में डाल दो। कॉन्टिनेंट्स का निर्माण तो इस आधार पर हुआ था कि कॉन्टिनेंट्स अपनी कुछ विशेषताएं लेकर, कुछ पहचान लेकर बने होंगे, लेकिन एशिया में सब कुछ मिला दिया गया। एशिया में जहां पर अंग्रेज भी बिठा दिए गए रशिया से, मंगोलियन जैसे जापानी, चाइनीज, नेपाली, मंगोलाइड ये सब बिठा दिए चाइना से, ठीक इसी प्रकार से ब्लैक डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग बिठा दिए श्रीलंका, इंडोनेशिया या फिर दक्षिण भारत से, और मध्य रंग के जो लोग बिठा दिए गए वो बिठा दिए गए सेंट्रल इंडिया से या मिडिल ईस्ट से। ये जितनी भी विविधताएं हैं, आज इंडिया प्राउडली कहता है कि डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पर, विविधता में एकता भारत की विशेषता। ये केवल भारत की ही नहीं, एशिया के कॉन्टिनेंट की ही ये विशेषता है। भारत में तो उसके सबके छोटे छोटे पैचेस देखने को मिलते हैं। जैसे पूर्वोत्तर भारत में आपको जो लोग मिलते हैं वो छोटी आंखों के होते हैं, मैंगोलॉइड प्रकार के लोग कहलाते हैं। भारत के अंदर अंग्रेजों की तरह लोग दिखते हैं क्या? तो आप थोड़ा उत्तर की तरफ बढ़ते चले जाएं, सफेद रंग के लोग आपको विशेष रूप से कश्मीर साइड में दिखने लगेंगे। तीखी नाक नक्श के लोग आपको पंजाब हरियाणा में दिखने लगेंगे, जो बहुत हद तक मैच करते हैं पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से या तुर्क से, क्योंकि यहां से आने वाले अधिकांश जो इन्वेडर्स थे वो इसी रास्ते से इंडिया आया करते थे। इसी प्रकार से अगर आप थोड़ा और बनावट के आधार पर नीचे की तरफ चले तो सतपुड़ा और विंध्या की नीचे की तरफ उतरने पर जो दक्षिण भारत आपको दिखाई पड़ता है, उनका कॉम्प्लेक्शन और उनके शरीर की बनावट उत्तर भारत से बिल्कुल अलग है। यानी इतनी सारी जो विशेषताएं हैं जिनकी कोई व्याख्या नहीं है। जैसे अपन कई बार किसी बुक के अंदर कई ऐसे टाइटल्स होते हैं जिन टाइटल्स को हम किसी एक टाइटल में नहीं पढ़ते, उन्हें हम मिसलेनियस प्रकार का टाइटल कह देते हैं। ऐसे ही मिसलेनियस प्रकार का टाइटल है एशिया, जिसमें सब कुछ विशिष्टताओं के साथ अटपटा ही है, वो एशिया है, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर अगर आप थोड़ा और नीचे की तरफ चलते हैं तो आप यहां पर क्या देखते हैं?
हाँ, एक बालक कुछ कमेंट कर रहा है, लेंगे उसका कमेंट भी लेंगे। असल में हमारी टेंशन ये हो रही है कि बाहर बादल गड़गड़ा रहे हैं, हम बादल के गरजने से और तेज पढ़ा रहे हैं, कारण हमको बादलों से डर नहीं लग रहा है, हमको बिजली से डर लग रहा है, हमारी बत्ती गुल हो जाती है बारिश आने पर। देखो हाँ भाई, इधर की तरफ फिर आप पूछेंगे कि ये वाला क्षेत्र कौन सा है? ये जो ओशन के अंदर स्थित जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, दैट इज ओशिनिया। ओशिनिया वाला जो क्षेत्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से मिलकर के, दैट इज ओशिनिया। ये ओशन वाला क्षेत्र है जो आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा है। तो क्या क्या दिखाई दिया इधर देखिए साहब, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, साथ में एशिया, ओशिनिया, और जहां पर कभी भी बर्फ नहीं पिघली उसका नाम अंटार्कटिका। इस प्रकार से पूरे वर्ल्ड के अंदर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो अपनी अलग अलग विशेषताओं से युक्त हैं। ये बर्फ में स्थित ऑस्ट्रेलिया, विविधताओं से युक्त एशिया, एकदम मानव सभ्यता का पालना, जहां पर विशेषताओं के नाम पर एक ही प्रकार के जैसे लोग दिखाई पड़ते हैं, दैट इज अफ्रीका, यूरोप जिसमें व्हाइट मैन का बर्डन है, इसके साथ साथ ये वाला एशिया जो कि खनिज विरासत के साथ में एकदम नया क्षेत्र है, दैट इज नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। इस प्रकार से लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से कॉन्टिनेंट्स की कुछ विशेषताएं स्पेसिफिक मानते हुए विभाजन कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनको जब हमने सातों कॉन्टिनेंट्स को कुछ इस प्रकार से देखा तो इन सातों को आपने रंग के आधार पर पहचान लिया। ध्यान से देखिएगा साहब, ये सातों कॉन्टिनेंट्स कुछ ओशियंस के साथ कनेक्टेड हैं। कुछ ओशियंस जैसे अगर आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से देखें तो यहां पर एक ओशन स्थित है, जिस ओशन का नाम कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताते चलिएगा, इस ओशन का नाम क्या है। इसी प्रकार से आप यहां पर अफ्रीका और इंडिया के साथ में यहां एक ओशन देखते हैं जिसका नाम भी आप बता सकते हैं। ऐसे ही एशिया को अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट करते हुए एक ओशन देखते हैं जो कि ब्रॉडली आपको 3 तरफ दिखाई पड़ते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। लव फ्रॉम ओडिशा हमें दिखता जा रहा है। हां जी, सानू सिंह बहुत देर से लिख रहे हैं कि सर पीडीएफ के अंदर एरर है। हालांकि बेटा हमने बहुत सारी कोशिश की है आपको पीडीएफ की एरर खत्म करवाने के लिए, वो कोशिश फिर से कामयाब करेंगे, आपकी पीडीएफ की एरर दूर करवा देंगे। ठीक है, हां जी, अटलांटिक ओशन है ये जो ओशन यहां पर दिखाई पड़ रहा है, इसका नाम अटलांटिक ओशन है। अब इंटरेस्टिंग कमेंट सुनिए साहब, हमारे पास क्या लिखा आ रहा है। सर आराम से चलिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक बालक ने बड़े ही बेदर्दी से हमारे पास ये कमेंट लिख दिया है। यकीन मानिए अभी तो चैनल शुरू भी नहीं हुआ है, जो बेदर्द हमें जख्म दिया है ये कहकर कि सर आराम से चलिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसे उसका नाम पुकारना पड़ेगा। एकदम गोली की स्पीड में इतने सारे कमेंट्स आए ना कि उसका कमेंट्स ऊपर निकल गया है, ऊपर निकल गया है। कोई बात नहीं, ऐसे ना करो यार, अभी तो हम शुरू नहीं किए हैं। अगर इसे आप तेज बताएंगे ना फिर तो हम बोलिए हालत खराब हमारा। इसमें तो बताया क्या है, हम तक 7 कॉन्टिनेंट बताए हैं, उसके अलावा हम तो अभी टाइटल पर जा रहे हैं, अभी तो भूमिका चल रही है। अरे भाई ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ऑल गुड चल रहा है ना, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार थम्स अप कर दीजिए, सब सही चल रहा है ना प्रभु। ये अटलांटिक ओशन है, इकलौता समुद्र दुनिया का जो लगातार बड़ा होता जा रहा है, अटलांटिक ओशन है ये। एक बार थम्स अप करके बता दीजिए सर सब बढ़िया है, क्योंकि अभी हम ना वहां जाएंगे जहां पर मैपिंग सही मायने में शुरू हो गया। अभी तो बहुत ही स्पीड नॉर्मल है। धन्यवाद। ये जो हमारे बेदर्द मित्र थे जिन्होंने हमारा फ्लो बिगाड़ा, उनको ना ईश्वर करे कि हमारा हाथ जो है वो कैमरे में से जाए और उनके गाल पर हल्के से टच होकर उन्हें बताए कि बेटा ये तो शुरुआत है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा अटलांटिक ओशन, ये जो ओशंस है ना, हम लोग अपने आज के सेशन में कोशिश करेंगे वहां तक पहुंचे, हालांकि लग नहीं रहा है। हम इन ओशंस में बहुत सारे छोटे छोटे सी हैं, उनकी भी बात करेंगे। इंटरेस्टिंग एक चीज देखिए, इंडिया के नीचे इंडियन ओशन दिखाई पड़ता है। इस तरफ अगर आप देखते हैं तो ये पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन। इसके दूसरी तरफ इधर भी पैसिफिक ओशन है। हां मैं समझ सकता हूं, जो नए छात्र आज जुड़े हैं उन्हें हो सकता है हमारी ये स्पीड तेज इसलिए लग रही हो क्योंकि उनके मन में घबराहट पैदा हो गई हो। क्या घबराहट? सर ये सब आपने जो बता दिया ये हमें कहां मिलेगा? सर ये कहां रखेंगे? हमने तो पूछा ही नहीं। हमें नोट्स कैसे मिलेंगे? सर हमने तो पूछा ही नहीं। वीडियो डाउनलोड कैसे होगा? सर हमने तो ये पूछा ही नहीं। इसे दोबारा कैसे देखेंगे? ओ माय गॉड, इतनी सारी चीजों के बीच में सर इतना तेजी से निकल जाता है। अरे चिल काटो, कोई लोड नहीं है। जो बात मैं बोल रहा हूं वो सब लिखित में देता हूं। कोई भी चीज ऐसी नहीं उपलब्ध कराऊंगा जो मैंने बोल दी हो और वो लिखी हुई ना हो। हमारा लेक्चर जब बनता है उससे पहले ही प्लान हो जाता है कि हम क्या बोलने वाले हैं और किस विषय को किस तरह से लिख कर दिया जाएगा, ताकि अगर टेंशन हो रही है दिमाग में सब तरह की, तो मैं काम करता हूं एक बार जल्दी से आपको फास्ट फॉरवर्ड तरीके से अपना कंटेंट दिखा देता हूं, ताकि थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाएगा। पुराने साथियों को यकीन है, आप साथियों को थोड़ा फायदा हो जाएगा। देख लो एक बार इस प्रकार से कॉन्टिनेंट अभ्यास के लिए वर्ल्ड कॉन्टिनेंट उनको पूरी तरह से लिख करके पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज, फिर कॉन्टिनेंट में इक्वेटर पर पड़ने वाले देश, फिर कैप्रिकॉन कैंसर पर पड़ने वाले देश, कैप्रिकॉन पर पड़ने वाले देश, इसी के साथ साथ इंटरनेशनल वो क्या कहते हैं 0 डिग्री पर पड़ने वाले, लॉन्गिट्यूड पर पड़ने वाले देश, स्टैंडर्ड टाइम जोन के हिसाब से देश, मेजर दुनिया के ओशन कौन-कौन से हैं, ओशन का मैप पर विभाजन कैसे है, ब्लैंक मैप जिस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ साथ पैसिफिक ओशन की विशेषता क्या है, पैसिफिक ओशन किसे कनेक्ट करता है, पैसिफिक ओशन कहां से कहां विस्तृत है। ऐसे ही और जो ओशन से साउथ पैसिफिक ओशन क्या है, अटलांटिक ओशन क्या है, कितना गहरा है, अटलांटिक ओशन कहां से कहां विस्तृत है, सदर्न ओशन कहां पर पाया जाता है, सदर्न ओशन की पहचान क्या है, सदर्न ओशन का किससे क्या कनेक्शन है, आर्कटिक ओशन कौन सा है, आर्कटिक ओशन की मतलब रीच कहां तक है, कहां तक पाया जाता है, आर्कटिक ओशन कौन से क्षेत्र को कनेक्ट करता है, मैप पर उसकी पहचान क्या है। फिर जब ये खत्म हो जाएंगे इसके बाद दुनिया के प्रमुख समुद्रों के अंदर मैप पर सारे समुद्र एक साथ, ओशन तो महासागर हो गए, सी समसागर हो गए, तो अटलांटिक ओशन के अंदर कौन से सी हैं, उन सी की पूरी टेबल यहां पर, ये सी के साथ कौन से सी कहां पर है, ये उनमें कौन सी सी कौन से देश के साथ कनेक्ट होते हैं, ये सारा की सारा कंटेंट। इसके साथ साथ आर्कटिक ओशन में कौन से सी हैं, उन सी के साथ कौन सा देश कौन से सी के साथ कनेक्ट होता है। ऐसे ही इंडियन ओशन के अंदर कौन से अन्य सी हैं, वो सी कौन से देश से कनेक्ट करते हैं। इसी प्रकार से पैसिफिक ओशन के अंदर होने वाले सी, वो सी कौन से देश से कनेक्ट करते हैं। इसी प्रकार से अंटार्कटिक ओशन के अंदर सी, वो कौन से हिस्से से कनेक्ट करते हैं। कंटेंट समझ में आया प्रभु? अगर इजाजत हो, अगर हमारा कंटेंट थोड़ा भी लग रहा हो कि हां सर कुछ तो है, आपकी टीम ने गजब मेहनत की है, आप लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, एक बार थम्स अप कर दो, हमें बता दो कि हां हम कुछ ढंग का कर रहे हैं। अब आ जाए वापस। हमें लग गया था, हमने कहा कि इनका क्या है ना, गियर बॉक्स उखड़ने वाला है, इन्हें लगेगा कि ओ माय गॉड ये कहां जा रहे हैं, हम वहीं हैं, चिंता ना करिए। ठीक है, और हाँ और सुनिए, ये सब कंटेंट आपको बढ़िया A4 साइज में डाउनलोड करने के लिए अपने एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। थोड़ा एप्लीकेशन स्क्रॉल करके देखिएगा, समझिएगा, सारे खाने दबाइएगा, 2-4 मिनट का समय लगेगा, सब मिल जाएगा। ठीक है, तो सब एप्लीकेशन है यार, है ना। उसमें एंड में आपसे क्या मांगते हैं, हम पैसा तो पहले ही मांग लिए, उसके बाद जो अच्छी फीलिंग आ रही है इसका रिव्यू आप हमारे प्ले स्टोर पर जाकर कर देंगे, हमको मांगते ताकि और को बता सके कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, लालची हैं हम, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए प्रभु, आप यहां से यहां सारा समझ लिए। अच्छा, अब दुनिया के कॉन्टिनेंट्स को अभ्यास कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, आपने अभी तक क्या सीखा एक बार जान लेते हैं। देखो इक्वेटर से ऊपर की तरफ यहां पर कौन सा कॉन्टिनेंट दिखाई दिया इस जगह पर, दैट इज नॉर्थ अमेरिका। क्या दिखाई दिया? नॉर्थ अमेरिका। ये रहा नॉर्थ अमेरिका, देख लिया था पहले अपन ने। इससे दक्षिण की तरफ जो हमें दिखाई दिया दैट इज साउथ अमेरिका। ठीक है, अब ध्यान से देखो, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों एक स्थल भाग से कनेक्टेड हैं। देखो
ये एक लैंड फॉर्म है जिसके माध्यम से ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इस स्थान को, ये जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, इस स्थान को इस्थमस कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। और इस्थमस का दूसरा नाम स्थल मध्य डमरू है, ठीक है। चूंकि यह इस्थमस एक पनामा नामक देश के साथ जुड़ा है, इसलिए इसे इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। डन। एक सिंपल सा सवाल, ये रहा नॉर्थ अमेरिका, ये रहा साउथ अमेरिका। क्या कोई व्यक्ति नॉर्थ अमेरिका से एशिया केवल एक समुद्र को क्रॉस करके पहुंच सकता है? सामने के नजारे देख लीजिए, ये रहा यूरोप, ये रहा एशिया, ये रहा अफ्रीका। सवाल क्या है? सवाल है क्या कोई व्यक्ति नीचे अंटार्कटिका, क्या कोई व्यक्ति नॉर्थ अमेरिका से एशिया सिंगल एक समुद्र को क्रॉस करके पहुंच सकता है? ध्यान से सुनिएगा। देख करके जो जानकारी हमें लगती है, हमें लगता है नॉर्थ अमेरिका और एशिया एक दूसरे से बहुत दूर है, लेकिन हमने अपनी पुरानी क्लासेस में ये अच्छे से समझाया है कि नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच कुछ मिनट्स की दूरी है, कुछ किलोमीटर्स की दूरी है, और वो कुछ किलोमीटर असल में यहां से डिसाइड होते हैं। अर्थात नॉर्थ अमेरिका एशिया से बेरिंग स्ट्रेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है। कौन सी स्ट्रेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है? बेरिंग स्ट्रेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। कॉन्टिनेंट्स में ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से किसके थ्रू जुड़ा हुआ है? आंसर है इस्थमस ऑफ पनामा के माध्यम से जुड़ा हुआ है। नॉर्थ अमेरिका एशिया से किस स्ट्रेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है? तो बेरिंग स्ट्रेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है। दो टर्मिनोलॉजी आ गई। दो टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी आ गई साहब? एक टर्मिनोलॉजी आई इस्थमस, एक टर्मिनोलॉजी आई इस्थमस, और एक टर्मिनोलॉजी आई स्ट्रेट। फर्क क्या है? इस्थमस यह एक लैंड फॉर्म होता है, यह एक लैंड फॉर्म होता है। स्ट्रेट एक वाटर बॉडी होती है। यह लैंड फॉर्म टू लैंड फॉर्म को कनेक्ट करता है। यह वाटर बॉडी टू वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। क्लियर? दोबारा सुनिएगा। इस्थमस और स्ट्रेट दोनों का ही काम कनेक्ट करना है। इस्थमस दो जमीनी भागों को कनेक्ट करते हैं। जैसे आपने नॉर्थ अमेरिका के केस में यहां पर इस्थमस ऑफ पनामा देखा, और यहां पर आपने दूसरा साउथ अमेरिका देखा। नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करने वाले इस भाग को, जो कि जमीनी भाग है, इसे इस्थमस ऑफ पनामा कहा गया। वैसे ही जहां आपने नॉर्थ अमेरिका देखा, इस नॉर्थ अमेरिका की दूसरी तरफ यहां पर स्ट्रेट है, दैट इज बेरिंग स्ट्रेट, जो कि नीचे की तरफ स्थित है पैसिफिक ओशन, उसको उत्तर की तरफ स्थित आर्कटिक ओशन, नदर्न ओशन से कनेक्ट करती है। दैट इज बेरिंग स्ट्रेट। दो जल भागों को जोड़ने वाली संस्था स्ट्रेट है। दो लैंड फॉर्म को जोड़ने वाली स्थिति जल मध्य, स्थल मध्य डमरू है। स्ट्रेट की हिंदी जल मध्य डमरू, इसकी इस्थमस की हिंदी स्थल मध्य डमरू। ठीक है, आगे बढ़े। आइए इधर की तरफ आपने इन दोनों का अंतर समझ लिया। एक इंटरेस्टिंग बात यहीं पर अक्सर हम पूछते हैं, यहां पर एक हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। मेरे पुराने साथी मित्र यदि जानते हो तो इस क्षेत्र का नाम क्या है? यदि आप पहचानते हैं तो इस क्षेत्र का नाम बताएं जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। हाँ जी। एक चीज और, हमारे पुराने बैच के विद्यार्थियों के लिए ओशन की करंट की जो क्लास थी, हमने हालांकि उसके बारे में खबर अपनी रविवार शनिवार वाली रिवीजन क्लास में भी दे दी थी, और अभी भी दे रहे हैं। ओशन करंट्स मैं इसी मैपिंग में कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि ओशन करंट्स को मैंने क्लास तो बना लिया आपके लिए, शुरू भी करने वाला था, लेकिन उसको समझने के लिए उतना ही मैप समझना जरूरी था। बिना मैप समझे ओशन करंट्स काम की नहीं है। ये जब खत्म होने वाला होगा ना मैपिंग, तब मैं ओशन करंट की क्लास लाऊंगा, ताकि आप देश पहचान पाएंगे, क्योंकि उसमें से नाम है करंट का लेब्राडोर करंट। अब लेब्राडोर करंट तब समझोगे जब लेब्राडोर पता होगा कि लेब्राडोर सी है। समझ गए? गल्फ स्ट्रीम, वो समझने के लिए गल्फ पता हो कि कहां है, तब आप उसको समझेंगे। क्षेत्र के आधार पर नाम दिए हुए हैं, इसलिए हमने उस चैप्टर को पोस्टपोन करके इस मैपिंग के अंदर डाल दिया, और मैपिंग में भी लास्ट में उसको लेकर आएंगे। ठीक है? हाँ जी। स्थान बता दिया मेरे साथियों ने। इस जगह का नाम है ग्रीनलैंड। इस जगह का नाम है ग्रीनलैंड। हाँ भाई, ग्रीनलैंड पर किस देश का कब्जा है? कमेंट बॉक्स में बताइए, ग्रीनलैंड पर किस देश का कब्जा है? बिल्कुल सही जवाब। ग्रीनलैंड पर कब्जा है डेनमार्क का। ग्रीनलैंड पर कब्जा है डेनमार्क का। चलिए, बहुत बढ़िया। ग्रीनलैंड पर कब्जा है डेनमार्क का। अब मेरा सवाल जो अक्सर मैं पूछता हूं, जवाब दीजिए। डेनमार्क कहां है? ये रहा डेनमार्क। ये यूरोपियन कंट्रीज रहे। इन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर मैप थोड़ा सा टेढ़ा सा है, ये हल्का सा टिल्टेड मैप है, ठीक है ना? ये कनेक्टिविटी सही नहीं है इसकी। यदि आप इधर की तरफ देखें, हाँ ये रहा, देखिए ये वाला जो आपका उत्तरी किनारा है, यहां डेनमार्क स्थित है। यूरोप के अंदर डेनमार्क है। ये वाला जो क्षेत्र, क्योंकि इसमें थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, ये वाला जो क्षेत्र है ना, कोई बात नहीं। डेनमार्क जो है वो यूरोप का देश है। यूरोप के अंदर डेनमार्क है, और यहां ग्रीनलैंड लिखा हुआ है। सवाल पूछा जा रहा है, बताइए क्या ग्रीनलैंड यूरोप का हिस्सा है या नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है? दोबारा सुन लीजिएगा क्या कह रहा हूं। क्या ग्रीनलैंड यूरोप का हिस्सा है या नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है? ये सभी जानकारियां क्यों दी जा रही हैं? असल में यही मैपिंग है। आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि मेरे तो सब ऊपर से जा रहा है। मेरे कहने से मैं हर सेशन को एंड में रिवाइज कराऊंगा, चिंता मत करिए। सारा सेशन एज इट इज रिपीट मारेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे। मेरे कहने से बस सुनते चलिए, और अपने सामने मैप रख कर रखिए, वर्ल्ड मैप खोल कर रखिए। जो बातें मैं बोल रहा हूं बस उन्हें ढूंढते रहिए। आपको एक पल के लिए लगेगा आपके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं रह रहा। आप परेशान मत होइए, जो मैं शब्द बोल रहा हूं बस उन्हें सुनते रहिए। मैं यकीन दिला रहा हूं आपको अपने दिमाग का सामर्थ्य इस क्लास के खत्म होने पर पता चलेगा कि ये कितनी सारी बातें याद रख लेता है। ठीक है? मेरे बहुत सारे मित्रों ने आंसर दिया यूरोप, बहुत सारे मित्रों ने आंसर दिया नॉर्थ अमेरिका। ध्यान से सुनिएगा, ग्रीनलैंड है कब्जे में डेनमार्क के। डेनमार्क जो कि एक यूरोपियन देश है। कैसा देश है? यूरोपियन देश है, लेकिन ये कॉन्टिनेंट जिसमें पड़ता है उसका नाम है नॉर्थ अमेरिका। मतलब ये हुआ ग्रीनलैंड पर कब्जा किसी यूरोपियन देश का है, लेकिन वो नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में आता है। क्या कोई और देश भी ऐसा है? हाँ भाई, बहुत सारे हैं। जैसे जब हम साउथ अमेरिका आपको पढ़ाएंगे तो यहां पर एक देश पढ़ाएंगे, यहां पर उस देश का नाम होगा फ्रेंच गुइनिया। फ्रेंच गुएना कहते हैं आप उसे, नाम दिया जाता है फ्रेंच गुएना। फ्रेंच गुएना असल में फ्रांस के कंट्रोल में एक देश है। फ्रांस कहां है? ये रहा यूरोप में। फ्रांस यूरोप में है, फ्रेंच गुएना दक्षिण अमेरिका में है।
क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसी बहुत सी जगह होंगी जिन्हें हम कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है? जो जिस कॉन्टिनेंट में है वो वहीं पर है। ग्रीनलैंड भले ही डेनमार्क के कब्जे में हो, लेकिन ये नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में आता है। आप पूछेंगे क्या कॉन्टिनेंट में होने का कुछ पैसा देना पड़ता है क्या? कुछ नहीं, किसी को देना पड़ता है, ठीक है? उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही हो। अगर आपको ये जानकारियां समझ में आ रही है तो एक फैक्चुअल डेटा हमारे साथ लर्न कर लीजिए। कौन सा फैक्चुअल डेटा है? आइए इधर देखते हैं। दुनिया में एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो जो मिसलेनियस प्रकार का कॉलम था, ऐसे ही बुक में देखिएगा सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा होता है? तो जो मिसलेनियस चैप्टर होता है, जिसमें जो बच गया वो सब डाल दिया, वही चैप्टर सबसे बड़ा होता है। ऐसे ही दुनिया का सबसे मिसलेनियस कॉन्टिनेंट कौन सा है? विविधताओं से युक्त कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो आंसर है एशिया। तो एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हुआ। इसके बाद मानव सभ्यता का पालना समझे जाने वाला अफ्रीका क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसके बाद में नॉर्थ अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा, साउथ अमेरिका चौथे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसके साथ साथ साउथ अमेरिका के बाद में अंटार्कटिका। अब आप पूछ सकते हैं क्या ये चीजें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं? बहुत आसानी से और कई बार पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रफल के आधार पर इन्हें क्रम में व्यवस्थित करिए। क्षेत्रफल के आधार पर 4 क्वेश्चंस, जैसे यूरोप को सबसे नीचे के ऑप्शन में डाल दिया जाता है। बच्चों को लगता है यूरोप इतना सा तो है ही है, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन यूरोप कितना सा भी हो, वो ऑस्ट्रेलिया से क्षेत्रफल में थोड़ा बड़ा है। ऐसी स्थिति में यूरोप इस तरह से क्रम सेट हो जाता है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जिसे देखकर कभी मैप में ढूंढने की जरूरत नहीं लगी, वो 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है क्षेत्रफल के आधार पर। तो अब एशिया, फिर अफ्रीका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये क्रम हुआ क्षेत्रफल के आधार पर। यदि पॉपुलेशन के आधार पर पूछा जाए तो दुनिया में अगेन सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, उसके बाद है अफ्रीका, उसके बाद में है यूरोप। यूरोप जो कि छठा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर कॉन्टिनेंट था, वो जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसके बाद में फिर वही नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। असल में अंटार्कटिका के ऊपर कोई भी इंसान नहीं रहता है, इसलिए इसे नो मैंस लैंड कहा जाता है, यानी इंसान यहां निवास नहीं करता। हां, कुछ वैज्ञानिक यहां पर रिसर्च करने के लिए हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन उन्हें बदलते हुए देश भेजते हैं। 6 महीने के लिए किसी को भेज दिया, फिर अगले 6 महीने के लिए किसी को भेज दिया, ठीक है? तो ये हो गया अंटार्कटिका जो सबसे लास्ट में है, ठीक है? तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्टिनेंट्स की व्यवस्था हो गई। अच्छा, जिस प्रकार से मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका बताया एक दूसरे से विभेदित होता हुआ, ऐसे ही आप यहां पर देखेंगे अफ्रीका से यूरोप को सेपरेट होते हुए, अफ्रीका से एशिया को सेपरेट होते हुए। कई जगह इन पॉइंट्स को बहुत पूछा जाता है। ज्यादा बताइए अफ्रीका को यूरोप से कौन सेपरेट करता है? जैसे हमने आपसे क्या-क्या पूछा अभी तक, आपको बताया नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कौन कनेक्ट करता है? आंसर था इस्थमस ऑफ पनामा कनेक्ट करता है। मैं आगे बता दूं, आप में से कुछ लोग अभी बैठ करके मोबाइल पर हाथ लगाते सुन रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा अब भी कहेंगे कि हां अब यहां से लिखना शुरू करो, अब भी कहेंगे हां अब यहां से याद करना शुरू करो। ये तो बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, ये चुप कब होंगे? कभी नहीं होंगे। पूरे सेशन में चुप नहीं होंगे। ये ऑफलाइन की क्लास नहीं है कि हाँ बेटा लिखो, ऐसा नहीं होगा। पूरे टाइम चालू रहूंगा। फिर आप कहेंगे फिर सर हम क्या करें? हमने कहा आंखें खोल करके अपना मैप ढूंढो, कान से कि हमें सुनते चलो, बस अपना मैप बोर्ड पर भी देखना है, हमें देख लो। वर्ल्ड मैप सामने लगा हुआ है, खुद का वर्ल्ड मैप सामने रखो, अपने हाथ में एक हाइलाइटर रखो, एक पेंसिल रखो, जो बातें हम बोल रहे हैं उसे मार्क करते चलो। मैप की क्लास जब खत्म होगी, ये गारंटी है कम से कम 450 फैक्ट्स, ये जब महीना खत्म होगा अप्रैल का, आपको याद होंगे। कोई अतिशोक्ति, कोई अलंकार नहीं है। कम से कम 450 फैक्ट्स, या फिर देश के नाम, या फिर ओशन के नाम, या लेक के नाम, चाहे पहाड़ों के नाम, चाहे रेगिस्तान के नाम, चाहे करंट्स के नाम, कम से कम 450 नाम आपको याद होंगे। ये मेरा वादा है। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप ये मत सोचिए कि सर अब ये कहेंगे कि ले भाई फलाने सिंह अपना मुंह खोल, मैंने ये 450 नाम तेरे मुंह में डाल दिए। ऐसा नहीं होगा, है ना? होगा क्या? आपको जब मैं ये बातें बोल रहा हूं, आपको हल्की सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी? अपने साथ साथ मैप पर इन चीजों को ढूंढते जाइए। आप कहेंगे खुद से ही ढूंढ लेंगे, खुद से ही ना पढ़ लेंगे, पढ़ लीजिए ना, पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, फिर आए क्यों? इसी उम्मीद में आए ना कि ये आदमी हमें याद कराएगा। तो करिए जो मैं कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करने वाले इस्थमस ऑफ पनामा को ढूंढ लीजिए। ये रहा इस्थमस ऑफ पनामा, खोज लिए। मैंने आपसे कहा नॉर्थ अमेरिका को एशिया से कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट का नाम बताइए, बेरिंग स्ट्रेट। मैंने आपसे कहा कि नॉर्थ अमेरिका को यूरोप से सेपरेट करने वाले समुद्र का नाम बताइए, अटलांटिक ओशन। खत्म हो गया, कनेक्शन खत्म हो गया। अब हमारे यूरोप और अफ्रीका के बीच में, अफ्रीका को एशिया से कनेक्ट करने वाला या सेपरेट करने वाला पॉइंट कौन सा है? तो आप यहां पर देखें, देखिए ये रहा अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन से जब आप यहां एंट्री करेंगे, इसके मुहाने पर एक स्ट्रेट मिलेगा। अब आप पूछेंगे सर आप ऐसे ही पढ़ाएंगे क्या? बेटा ये एक ओवरव्यू दिया जा रहा है सभी कॉन्टिनेंट्स का, फिर हम स्पेशलाइज्ड चीजों में एंट्री करेंगे। ओवरव्यू इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपके मन में जिज्ञासा का वो बनाएगा, पिक्चर बनाएगा। अच्छा ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, उस प्रकार से, ठीक है? मेरे कहने से आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा, बस दिमाग में रखते चलिए, हां कुछ बोलता है आदमी। यहां पर देखिए अटलांटिक ओशन से जब हम इस जगह एंट्री कर रहे हैं तो अफ्रीका यूरोप से अलग हो रहा है। अफ्रीका यूरोप से जिस जल माध्यम से अलग हो रहा है, इसे हम कहते हैं जिब्राल्टर जनसंधि, जिब्राल्टर स्ट्रेट। जिब्राल्टर स्ट्रेट क्या खासियत है इसकी? ये अटलांटिक ओशन को भूमध्य सागर से कनेक्ट करता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। जिस प्रकार से ये अटलांटिक ओशन को भूमध्य सागर से जोड़ता है, वैसे ही ये अफ्रीका को यूरोप से सेपरेट करता है। समझ पाए? अफ्रीका से आगे आइए, भूमध्य सागर को आप देखते रहे, आपको यहां पर एक कलर और दिखाई दिया, हल्का सा ग्रीन कलर है ये। आप जब यहां देखते हैं तो आपको यहां पर एक हरी पट्टी दिखाई पड़ती है। ये हरी पट्टी अफ्रीका को कनेक्ट कर रही है, शायद आपको विजिबल हो। ये क्षेत्र देखिए, विजिबल हुआ? इस क्षेत्र को जो अफ्रीका से कनेक्ट कर रहा है, इस पर्टिकुलर क्षेत्र को सिनाई पेनिनसुला कहते हैं। सिनाई पेनिनसुला। सर ये पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला प्रायद्वीप को कहा जाता है, प्रायद्वीप को कहा जाता है। सर ये प्रायद्वीप क्या होता है? बेटा प्रायद्वीप एक ऐसा स्थल भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे भारतीय प्रायद्वीप ये रहा। यदि आप इंडिया को देखें तो इंडिया में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत से नीचे वाला जो भाग है वो तीन तरफ से पानी से घिरा है। कहां से? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। इस वजह से इसे प्रायद्वीप कहा गया। इसी तरह से यहां पर अफ्रीका से एशिया को कनेक्ट करने वाला क्षेत्र सिनाई पेनिनसुला कहलाता है, जो कि तीन तरफ से कनेक्टेड है। किससे? एक तरफ कनेक्टेड है भूमध्य सागर से। किससे कनेक्टेड है? भूमध्य सागर से। अपना मैप निकालिए, आपके पास में ओरिएंट, ब्लैक स्वैन और ऑक्सफोर्ड, इसके दो मैप होने चाहिए बुक के फॉर्म में, और आपने जो दीवार पर चिपका रखा है उसे चिपका रहने दीजिए, ओरिएंट, ब्लैक स्वैन और ऑक्सफोर्ड, ठीक है? आइए इधर देखिए, यहां पर ये इस भूमध्य सागर के साथ साथ एक यहां पर नहर है जिसको कहते हैं स्वेज कैनाल, है ना? गल्फ ऑफ स्वेज, जो कि खाड़ी है स्वेज की, और इधर गल्फ ऑफ अकाबा,
गल्फ ऑफ अकाबा, ये 3 है। इसको जब हम एशिया पर पहुंचेंगे तब आपको जूम करके दिखाएंगे। फिलहाल के लिए आप सिनाई पेनिनसुला को ध्यान रख लीजिए, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात यहां तक समझ में आ रही हो। आगे बढ़े। अब देखिए, अफ्रीका को जिब्राल्टर स्ट्रेट ने यूरोप से सेपरेट किया, सिनाई पेनिनसुला ने एशिया से कनेक्ट किया। दोबारा सुनिए, जिब्राल्टर स्ट्रेट ने सेपरेट किया, सिनाई पेनिनसुला ने कनेक्ट किया, जैसे इस्थमस ऑफ पनामा ने कनेक्ट किया, जैसे इस्थमस ऑफ पनामा ने कनेक्ट किया, बेरिंग स्ट्रेट ने सेपरेट किया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, आगे आइए। फिर इसी प्रकार से आप जब यहां से एंट्री करके यहां पहुंचे, इसका नाम है लाल सागर, रेड सी। ये जो रेड सी आप देख रहे हैं, इस रेड सी से अफ्रीका और एशिया से सेपरेट है। एशिया का इस वाले स्थान पर बहुत करीबी हो जाती है और इस जगह का नाम है स्ट्रेट ऑफ बाबे मंडल। इस जगह का नाम है स्ट्रेट ऑफ बाबे मंडल, स्ट्रेट ऑफ बाबे मंडल। ध्यान से सुनिएगा साहब, ध्यान से देखिए दोबारा से। अफ्रीका यूरोप से सेपरेट हुआ, जिब्राल्टर स्ट्रेट से, सिनाई पेनिनसुला से, बाबे मंडल स्ट्रेट से। अफ्रीका का एक सीन यहां निकला हुआ है, इसे हम कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका इस गल्फ वाले हिस्से से कनेक्टेड है। इस जगह को गल्फ ऑफ आदेन कहा जाता है, गल्फ ऑफ आदेन कहा जाता है। अब आप एक बार के लिए मुझे थम्स अप करके ये बताइए कि क्या आप लोगों ने, हाँ एफ को सेफर निशान बिल्कुल सही लिखा है। मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि क्या आप लोगों ने जो भी बातें मैंने अभी बोली, इन्हें अपने मैप में ढूंढने में कामयाबी पाई, या केवल दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं कि चलो तमाशा देख के आते हैं। एक बार थम्स अप करके बताइए। क्लियर? भर भर के थम्स अप आ रहा है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर यूरोप हो गया। अब देखो, यहां से अफ्रीका खत्म, अफ्रीका सेपरेट हो गया यूरोप से और एशिया से। अब आगे बढ़ते हैं। यहां यूरोप है एशिया से कनेक्टेड। यूरोप को एशिया से कौन सेपरेट करता है? तो इधर देखिए, यहां पर ये वाला जो देश आपको दिख रहा है, यहां से शुरू होकर यहां तक ये एक ही देश है और उस देश का नाम क्या है? रशिया, यानी रूस। ये रूस दो भागों में बटा हुआ है। एक हिस्सा इसका यूरोप में है, एक हिस्सा इसका एशिया में है। एक हिस्सा यूरोप में, एक हिस्सा एशिया में। यूरोप को एशिया से सेपरेट करने वाला यहां पर एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। उस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के बाद में यह क्षेत्र कनेक्टेड होता है, यहां पर स्थित है कैस्पियन सी। यूराल पर्वत और यूराल रिवर, इसके बाद में मिलता है यहां पर कैस्पियन सी, जिसको कहते सी है, लेकिन वो सी नहीं, एक लेक है। 6 देशों के साथ जिसकी सीमा कनेक्टेड है। जब सी पढ़ाएंगे तब हम आपको इसको बताएंगे। ये जो कैस्पियन सी आपको दिखाई पड़ रहा है, इस कैस्पियन सी के बाद में यहां पर ये जो अर्मेनिया अजरबैजान वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, यहां स्थित है काकेशस पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला? काकेशस पर्वत श्रृंखला। ऊपर यूराल, कैस्पियन, काकेशस। काकेशस के बाद में यहां पर ये जो समुद्र आपको दिख रहा है, दैट इज ब्लैक सी। ब्लैक सी, ब्लैक सी के साथ साथ यहां पर आपको दिखाई देती है बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट के बाद में यहां पर दिखाई देता है सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा के बाद में यहां दिखाई देता है डार्डेनेलस स्ट्रेट, और फिर उसके बाद में आ जाता है भूमध्य सागर। इस प्रकार से ये पूरा यूरोप एशिया से सेपरेट होता है। दोबारा देखिएगा, थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट था इसमें। क्या क्या? जैसे अफ्रीका में आपने याद रखा जिब्राल्टर के कारण सेपरेट है, सिनाई पेनिनसुला के कारण सेपरेट है, बाबे मंडल के कारण सेपरेट है, कनेक्टेड है, याद रखा था। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर यदि आप इसे यूरोप को एशिया से कनेक्ट होता हुआ देखें तो यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, उसके बाद में ब्लैक सी, ब्लैक सी के बाद में बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट के बाद में सी ऑफ मरमरा, डार्डेनेलस स्ट्रेट, और यहां पर फाइनली मेडिटेरेनियन सी। उम्मीद है आप लोगों को एक बार के लिए अपने मैप में इन्हें ढूंढने की कामयाबी मिली होगी। बताइए, मैं ये सोच रहा था बहुत सारे समय से किसी बच्चे ने पीडीएफ नहीं लिखा, आ गया ना 2-4 लोगों का। आदर्श लिखने से मन कर रहा है आप पढ़ाते ही जाएं। अनुष्का कह रही है बस कर दीजिए, बस। अनुष्का अब एक काम करो, जल्दी से एक ब्लैंक पेपर लो, और मैं यहीं पर बस कर रहा हूं, आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं, मैंने अभी आज की क्लास में आपको जो फैक्ट्स बोले उन्हें एक बार के लिए हम लिखते चलते हैं। जरा देखते हैं आप में से कितने लोगों को क्या याद रहा। ओरिएंट, ब्लैक्समैन और ऑक्सफोर्ड, ये 2 मैप आते हैं, एक इंडिया और एक वर्ल्ड के लिए। आप दुकान पे जाएंगे कुछ पता ही आपको दे देगा। हाँ जी, कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर टाइम का पता ही नहीं चला, टाइम कब खत्म हो गया, है ना। चलिए अब एक बार के लिए जल्दी से हम यहां पर जो आज अपनी क्लास में फैक्ट डिस्कस हुए हैं उन्हें लिखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला फैक्ट डिस्कस हुआ, दुनिया में कॉन्टिनेंट है 7। लिख लिए, दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट चाहे क्षेत्रफल हो या फिर पॉपुलेशन हो, एशिया ही है। इसके बाद में अगर लैंड के हिसाब से बात करें, सबसे छोटा, अगर एरिया के हिसाब से बात करें तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, और अगर बात करी जाए सबसे छोटा पॉपुलेशन के आधार पर तो अंटार्कटिका है। ये हमने 2 कॉन्सेप्ट आज पहले सेशन में सीखे। दूसरा पॉइंट हमने सीखा, दुनिया के अंदर कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हुए हमने सीखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ क्या कहते हैं, कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन। ये आपको सिखाया गया कि किस प्रकार से ये दुनिया को सेपरेट कर रहे हैं। इंडिया कौन सी जगह आता है ये हमने सीखा, भारत किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में आता है ये हमने सीखा। फिर हमने सीखा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। जब हमने नॉर्थ अमेरिका सीखा तो हमने जाना कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जो कनेक्ट करता है उसका नाम है इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस ऑफ पनामा। मैं केवल आपसे ये बोल रहा हूं, जो भी विद्यार्थी है एक बार के लिए अपने उसमें लिखते चलें। इसके बाद में ये मैं केवल इसलिए भी बोल रहा हूं कि आपको ये पता चले कि बातों में कितनी सारी बातें सीख गए। नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से इस्थमस ऑफ पनामा, नॉर्थ अमेरिका को एशिया से कनेक्ट करती है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, और नॉर्थ अमेरिका को यूरोप से कनेक्ट करता है एटलांटिक ओशन, एटलांटिक ओशन। इसके बाद में चौथी चीज आपने सीखी, नॉर्थ अमेरिका में ही स्थित है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जो कि स्थान है डेनमार्क का, जो कि स्थान है डेनमार्क का। इसके बाद में हम आगे बढ़े और हम पहुंचे अफ्रीका पर। अफ्रीका कनेक्ट होता है यूरोप से जिब्राल्टर स्ट्रेट के माध्यम से, जिब्राल्टर के माध्यम से। इस जिब्राल्टर के साथ साथ फिर हमने मेडिटेरेनियन ओशन के बारे में जाना। फिर हमने जाना कि अफ्रीका को एशिया से कनेक्ट करता है सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप। 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, मेडिटेरेनियन ओशन से, गल्फ ऑफ स्वेज से,
और गल्फ ऑफ अकाबा से। अच्छा, इसके बाद में हमने जाना अफ्रीका एशिया से सेपरेट होता है बाबे मंडल से, बाब ए मंडल से, ये बाबे मंडल स्ट्रेट है। इसके बाद हमने जाना यूरोप से, सॉरी एशिया यूरोप से कैसे अलग होता है, एशिया यूरोप से कैसे अलग होता है हमने इसके बारे में जाना। तो हमें पता चला कि एशिया यूराल पर्वत, यूराल रिवर, कैस्पियन सी, काकेशस पर्वत, ब्लैक सी, सी ऑफ मरमरा, नहीं बॉस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा, डार्डेनलस स्ट्रेट, इनके माध्यम से यूरोप से कनेक्ट होता है एशिया। ठीक है, ये हमने आज के सेशन में कुछ फैक्चुअल जानकारी जानी है। एक बार के लिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि क्या आप सबको कुछ इनमें से 5-7 पॉइंट भी याद रह गए। टेक्निकली लगभग 10 से 15 फैक्ट्स बोर्ड पर लिखे हुए हैं। हरिओम लिख रहे हैं सर, लग रहा है कि हम मेटावर्स में कनेक्ट हो गए हैं। अरे कम से कम बच्चे लिख रहे हैं सर, ऐसा फील आ रहा है जैसे सामने बैठकर पढ़ रहे हैं। हाँ जी, उम्मीद है आज का सेशन आप सभी साथियों को थोड़ा बहुत पढ़ने की प्रेरणा और पढ़ने की दिशा देने में कामयाब हुआ होगा। अगर ऐसा है तो फिर आपसे छोटी सी गुजारिश कि कृपया इन सब चीजों को अपने मैप में भी ढूंढ लीजिएगा, अपने मैप में भी ये सब मार्क कर लीजिएगा। बस घंटे भर का अभ्यास मेरे साथ करना है, पूरे महीने के अंदर मुश्किल से 15 से 18 घंटे आपको मेरे साथ पढ़ाई करनी है। यकीन माना जीवन पर्यंत मैपिंग की टेंशन खत्म। डन, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी सुविधा के लिए हमने कॉल सेंटर के नंबर दिए हुए हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो सुबह 8 से लेकर शाम 8 के बीच में कॉल कर सकते हैं। हमारे जो नंबर आपको डिसाइड करके हमने बताए हुए हैं उनसे आपसे हो सकता है फीडबैक कॉल के लिए भी बात करने के लिए कॉल आए, तो वहां पर आप अपनी तरफ से जैसा आपका अनुभव है वो जरूर बताएं, उससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। आप अगर हमें बताते हैं कॉल सेंटर पर, क्योंकि हमने पहली बार प्रयास शुरू किया है कि अपने विद्यार्थियों से जो हमसे कोर्स ले चुके हैं, अब उनका 1 महीना लगभग पुराने विद्यार्थी भी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, उनका अनुभव कैसा है, क्योंकि अब तक एडटेक एजुकेशन में लोगों